Audio Jungle. Audio तो हम कर रहे हैं डिमांड को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है। एक है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी है मार्केट डिमांड। देखो डिमांड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड क्या होती है। डिमांड इज अ क्वांटिटी डिमांडेड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू पे एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। देखो जब भी इंडिविजुअल डिमांड की बात होगी तो हम यही सेम की सेम डेफिनेशन लिख देंगे, लेकिन अगर बात होगी मार्केट डिमांड की तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, दैट ऑल कंज्यूमर। देखो जहाँ पे हमने लिखा है डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड दैट अ कंज्यूमर, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे, राइट। समझ में आए? तो इसको मैंने लिखा नहीं, ये आप अपने आप कर लेना। आगे हम करते हैं, देखो जो भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए अब यहाँ पे हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड में आएंगे, कौन से फैक्टर मार्केट डिमांड में आएंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी दैट इज नॉट अ PX, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। क्या है, PX PRY TF, क्या आएगा, PX PRY TF, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद है मार्केट डिमांड। जब भी हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की तो जो इंडिविजुअल डिमांड के सारी चीज़ें हैं वो तो आएंगी, लेकिन साथ में कुछ अलग से भी चीज़ें आएंगी। क्या क्या आएगा, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ डिनोटेड बाय PO। उसके बाद आता है सीजन एंड वेदर जिसे हम डिनोट करते हैं S से। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जिसे हम डिनोट करते हैं D से, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया कि डिमांड को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई कर लिया। इसमें PX PRY TF, इसके अंदर क्या था, POST अलग से आता है मार्केट डिमांड में। तो इतना आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसे कॉपी करो। तो अब हम करने जा रहे हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, एक है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। देखो जब भी हम इंडिविजुअल डिमांड, देखो अगर प्राइस में चेंज आता है तो इंडिविजुअल डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा या मार्केट डिमांड में, आप मुझे बताओ। अगर प्राइस चेंज होता है तो इंडिविजुअल डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा या मार्केट डिमांड में। जाहिर सी बात है प्राइस चेंज होने से मार्केट डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा। देखो हो सकता, देखो एज अगर इंडिविजुअल की बात करें तो प्राइस में चेंज होने से इंडिविजुअल डिमांड में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर हम मार्केट एज अ होल को लेंगे तो प्राइस में चेंज आने से मार्केट डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब भी इंडिविजुअल डिमांड की बात होती है तो कब वहाँ कैसा बनता है, स्टीपर। कैसा कब बनता है, स्टीपर। स्टीपर कब बनता है, स्टीपर तब बनता है जब चेंज कम आता है, चेंजेस लेस। कब बनता है, जब चेंज कम होता है। क्या होता है, चेंज कम होता है, उस टाइम पे स्टीपर कर्व बनता है। और जिस टाइम पे चेंज हो मार्केट डिमांड कर्व में प्राइस में चेंज आने के कारण, जो जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो याद रखो हम डिमांड में चेंज की बात करते हैं। क्या, जब भी हम चेंज की बात कर रहे हैं तो डिमांड में चेंज की बात करें, मींस प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज ज़्यादा आता है तो उस टाइम पे कब कैसा बनता है, स्टीपर बनता है, राइट। और डिमांड में चेंज आने से, जब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज ज़्यादा आता है जैसे कि मार्केट डिमांड कब में होता है, उस टाइम पे कब कैसा बनता है, फ्लैटर बनता है। फ्लैटर मतलब क्या है, चेंजेस लेस। फ्लैटर मतलब क्या होता है, सॉरी, चेंजेस मोर। और चेंज मोर आखिर किस में बात हो रही है, डिमांड में। किस में बात हो रही है, डिमांड में, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑरिजिन, ये है क्वांटिटी डिमांडेड, ये है प्राइस, ठीक है। तो ये है आपका डिमांड का DT। देखो सॉरी, स्टीपर बनाना है यहाँ पे तो हम स्टीपर बनाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डिमांड का DT। देखो यहाँ पे कि जब प्राइस जब प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी होती थी, और जब प्राइस कम हो गया, देखो
प्राइस कम हो गया, प्राइस देखो कितने से कम हो गया, प्राइस इतना ज़्यादा कम हुआ है जो कि डिमांड में चेंज इतना कम है, डिमांड इतनी सी बढ़ी है। प्राइस में चेंज क्या हुआ, देखो प्राइस इतना ज़्यादा कम हुआ लेकिन डिमांड में चेंज इतना। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है कि चेंज कम आता है, डिमांड में चेंज इज लेस, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टीपर। ये बनता है टूवर्ड वाई एक्सिस, मीन्स वाई एक्सिस की ओर झुका हुआ रहता है। क्या बोल सकते हैं इसे, टूवर्ड वाई एक्सिस। ठीक है, आगे हम करते हैं फ्लैटर, इसमें मार्केट डिमांड कब की हम बात करेंगे। ये कैसा बनता है, ये हमारा बनता है फ्लैटर, क्वांटिटी डिमांडेड, और ये हमारा प्राइस। ठीक है, फ्लैटर बनता है टुवर्ड एक्स एक्सिस, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज दिखाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, फ्लैटर डी टी। देखो प्राइस पहले इतना था, डिमांड इतनी थी, अब देखो प्राइस कम हुआ, प्राइस इतना कम हुआ लेकिन डिमांड इतनी कम हो गई। प्राइस में इतना चेंज आया लेकिन डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज आया। हम इसे और फ्लैटर कर सकते हैं अगर हम इसे और वाई एक्सिस की ओर बनाएंगे तो। ठीक है, तो अगर डिमांड में चेंज ज़्यादा आएगा तो कब फ्लैटर बनेगा, डिमांड में चेंज कम आएगा तो कब स्टीपर बनेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, कॉपी करो। तो अब हम करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। मीन्स प्राइस में चेंज आने के कारण क्वांटिटी में कितना चेंज आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब ही क्या होता है, स्लोप का मतलब ही होता है चेंज। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है जब भी हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। मीन्स प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें बताना है कि स्लोप आखिर पहचानते कैसे। तो अब हम स्लोप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं डायग्राम से। तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम आता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे आता है प्राइस। ये है हमारा डिमांड कर्व जिसे हम डिनोट करते हैं डी से, जिसे हम डिनोट करते हैं। देखो पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस इतना था तो क्वांटिटी कितनी बेचते थे, इतनी। अब क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज़ हो गया। प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण, प्राइस इंक्रीज़ होके P1 हो गया। प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण अब क्या हो गया, क्वांटिटी की डिमांड कम हो गई, राइट। तो जो यहाँ पे ये चेंज आपको देखने को मिला है, क्या जो यहाँ पे आप चेंज देख रहे हैं, जो चेंज है इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ये क्या है हमारा स्लोप। मीन्स क्या है, प्राइस में चेंज आने से, क्या प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो ये क्या हो गया, चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। मीन्स प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो आप बुक में देखो, बुक में आपको ऐसे बना रहता है, तो आपको इसी यही साइन पूरा होता है, पूरा ड्रॉ करके देखोगे तो ये पूरा ऐसे आता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कि प्राइस कितना हो गया, 2 से कितना हो गया 4, डिमांड कितनी हो गई, प्राइस 2 था तो डिमांड कितनी थी 8, और प्राइस 4 हो गया, प्राइस 4 हो गया तो डिमांड कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, मीन्स प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं स्लोप। स्लोप कितना है, चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर कितना चेंज आया 2, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आ गया 4, प्राइस के अंदर चेंज आया 2, 2 अपॉन में 4, तो आपका स्लोप कितना आ गया 1 अपॉन में 2। तो हमने स्लोप डिस्कस कर लिया कि स्लोप के अंदर क्या होता है। इसके बाद हम अगला करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। अगर लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करें तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ प्राइस के बारे में बात करता है, उसके अंदर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। मीन्स जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ इतना बताता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। लॉ ऑफ डिमांड बस इतना बताता है, और अदर फैक्टर्स के बारे में वो कुछ नहीं बताता। क्या अदर फैक्टर्स को क्या ले रखा है, कांस्टेंट।
ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। मीन्स जितने भी हमारे अदर फैक्टर हैं वो क्या है, कांस्टेंट, मीन्स उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो क्या क्या अदर फैक्टर्स थे हमारे, पी आर था, वाई टी एफ, राइट, मीन्स रिलेटेड गुड्स के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स द सेम, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, मीन्स सब के सब क्या है, सेम है, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ये सब आपको लिखना होगा। तो ये सब अजम्पशन में हम लिखेंगे, किसमें हम लिखेंगे, अजम्पशंस में। क्या जाएगा हमारा, फर्स्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा। दूसरा क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि चाहे भले ही प्राइस ज़्यादा हो जाए फिर भी क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ भी सकती है, उतनी भी रह सकती है, राइट। तो इसीलिए जब भी लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड जो सिर्फ प्राइस के बारे में बात करता है और अदर फैक्टर के बारे में वो क्या है, साइलेंट है, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर remains the same। और थर्ड क्या है, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट लो प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आया। और क्या, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ठीक है, देयर इज नो expectation of change in price in future, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो आपके लास्ट है कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लिखते तो लॉ ऑफ डिमांड आपका गलत हो जाएगा। मीन्स अगर लॉ ऑफ डिमांड आता है तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके जितनी भी अजम्पशंस हैं आप सारी की सारी उसे लिखेंगे, और हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। डिमांड कब जो होता है हमारा, यहाँ पे क्या आता है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है प्राइस, और ये हमारा डिमांड का, ठीक है। तो ये हमने सारा एक्सप्लेन कर लिया लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। अगर आपके एग्जाम में आता है तो एग्जैक्टली आपको यही लिखना है, ओके। तो हमारा अगला टॉपिक आ गया रीज़न फॉर लॉ ऑफ डिमांड। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कम होने पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है और प्राइस ज़्यादा होने पे डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो पहला इसका रीज़न क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डीएमयू। आखिर लॉ ऑफ डीएमयू होता है, देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डीएमयू की फुल फॉर्म क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब समझेंगे अब। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज एंड डिमिनिशिंग। मीन्स जैसे जैसे कंज्यूमर किसी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करता है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होने लगती है। क्या होता है, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी, जो यहाँ पे यूटिलिटी लिखा है उसका मतलब ही क्या होता है, सेटिस्फैक्शन है। जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होने लगती है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब देखो बहुत आपको भूख लगी थी, आप क्या गए, आप पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा खाने चले गए, ठीक है। अगर आप वहाँ पे पिज़्ज़ा खाने जाते हो तो आपने क्या किया, आपने एक पहला पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। आपने जब पहला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया से आपने उस पिज़्ज़ा के लिए 200 रुपीज़ पे कर दिए। जब आपने उस पिज़्ज़ा के लिए 200, तो उसके अंदर आपको 4 पीस मिले खाने के लिए, ठीक है। तो आपने पहला पीस खाया, दूसरा पीस खाया, दो पीस खाने के बाद आपको देखो, जब सबसे पहले जो आपने सबसे पहला पीस खाया होगा पिज़्ज़ा, जब आपने सबसे पहले पिज़्ज़ा की पहली स्लाइस खाई होगी तो उससे मिलने वाला टेस्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, राइट। टेस्ट ज़्यादा होगा मीन्स हम बोल सकते हैं कि मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। फिर आपने दूसरा पिज़्ज़ा खाया, थोड़ा हल्का सा कम, राइट। फिर आपने तीसरा पिज़्ज़ा खाया तो सेटिस्फैक्शन कम हुई होगी, राइट। फिर आपने चौथा पिज़्ज़ा खाया तो और कम हुई होगी। अगर देखो आपने पिज़्ज़ा खा लिया है, लेकिन अगर जो डोमिनोज़ वाला है, जो पिज़्ज़ा हट है, वो अगर आपसे बोले कि अगर आप दूसरा पिज़्ज़ा लेंगे तो हम 50% ऑफ कर देंगे, क्या कर देंगे, 50% ऑफ। मीन्स पहला पिज़्ज़ा तो आपको 200 मिला है, लेकिन दूसरा पिज़्ज़ा आपको कितने मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आप दूसरा पिज़्ज़ा भी परचेज कर लें, राइट। तो क्या होता है
कि जब कमोडिटी हम कम कंज्यूम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है, और जब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़्यादा पे करने को तैयार होते हैं, राइट। और जब उस चीज़ को हम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन है वो भी कम हो जाती है, तो उसको पे करने के लिए हम कम ही तैयार होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर सेटिस्फैक्शन अगर ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा पे करते हैं, राइट। और अगर सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है, अगर सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पे लेस, तो हम कम पे करना पसंद करते हैं। मीन्स ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ज़्यादा पे करेंगे, कम सेटिस्फैक्शन कम पे करेंगे। इसीलिए क्या होता है, जब प्राइस ज़्यादा होता है तो कंज्यूमर कम खरीदता है, और जब प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना शुरू कर देता है, ठीक है। अगला क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो जो जैसे कोक और पेप्सी, अगर हम कोक और पेप्सी की बात करें, दोनों ही सब्स्टिट्यूट गुड हैं। क्या है, दोनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। से अगर कोक का प्राइस कम हो जाएगा, अगर कोक का प्राइस कम हो जाएगा तो जो पेप्सी के कस्टमर हैं वो भी कोक की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। उसीलिए बोल रखा है कि सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी व्हेन इट बिकम चीपर। मीन्स अगर दो गुड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो अगर दोनों में से कोई गुड चीपर हो जाता है तो दूसरे के भी कस्टमर उसके पास चले जाते हैं। मीन्स जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाती है, राइट। और प्राइस ज़्यादा होगा, देखो प्राइस ज़्यादा हुआ इसकी डिमांड कम हो गई, और प्राइस कम हुआ इसकी डिमांड बढ़ गई। यही है रीज़न फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अगला हम करने वाले एडिशनल कस्टमर। इसके अंदर क्या होता है, देखो जैसे समझ लो किसी कमोडिटी का क्या हो गया, प्राइस कम हो गया। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो इससे दो चीज़ें होती हैं कि जो एग्जिस्टिंग बायर होते हैं, जो एग्जिस्टिंग बायर होते हैं वो ज़्यादा बाय करना शुरू कर देते हैं। जो एग्जिस्टिंग बायर हैं वो ज़्यादा बाय करना शुरू कर देते हैं, और कुछ न्यू बायर भी आ जाते हैं। देखो जब भी कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो जो न्यू बायर जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब वो भी उसे परचेज करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी और हम अभी पढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे 4th पॉइंट, जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट यूज़ क्या है कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिसके एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। अगर जैसे समझ लो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज़ हैं। लाइक आपको आयरन करना है, आप ट्यूबलाइट जलानी है, बल्ब जलाना है, फ़ैन चलाना है, AC है, कूलर है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके, राइट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ मेन काम होगा, जो मेन पर्पस होगा, जिसमें हमें लगेगा कि यहाँ इसका यूज़ इंपॉर्टेंट है, वहीं पे करेंगे। बाकी जगहों में उसका यूज़ बहुत कम कर देंगे या करेंगे ही नहीं, राइट। दूसरा क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है, जो प्राइस है, वो बहुत ही कम हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही चीप हो जाए हमारे लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हर पर्पस के लिए करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो लिखते हैं हम इसे, some commodities have several uses, ठीक है। अगर क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा या तो क्या होगा, प्राइस कम होगा। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इट्स यूज इज restricted टू सम मेन पर्पस। जो ज़रूरी काम होंगे उन्हीं में ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो उसका इस्तेमाल हम हर जगह करेंगे। देन कमोडिटी इज यूज फॉर ऑल पर्पसेस। इस सिचुएशन में हम कमोडिटी को हर यूज़ में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
अगला क्या है हमारे पास, इनकम इफेक्ट। अब आखिर ये इनकम इफेक्ट क्या होता है, तो इनकम इफेक्ट का मतलब होता है देखो कितनी बार, देखो इनकम इफेक्ट में किसकी बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारी रियल इनकम कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो हमारी रियल इनकम ज़्यादा हो जाती है। अब ये बात सुनने में बहुत अजीब है कि प्राइस के बढ़ने या घटने से इनकम कैसे चेंज होगी, राइट। यहाँ पे इनकम का मतलब परचेजिंग पावर से। जैसे क्या हो गया समझ लो, पहले प्याज क्या थी, पहले प्याज 20 रुपये किलो थी, अब प्याज 10 रुपये किलो हो गई है, ठीक है। तो पहले 100 रुपये में आपसे 5 किलो प्याज खरीद पाते थे, लेकिन अब प्याज का प्राइस 20 से 10 रुपये हो चुका है, तो आप 100 रुपये में 10 kg प्याज खरीद सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्राइस बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हम ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि प्राइस के कम होने से रियल इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट में क्या होता है कि चेंज इन रियल इनकम, क्या आता है, चेंज इन रियल इनकम ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने के कारण रियल इनकम में चेंज आता है। अब देखो जो प्राइस है, वो प्राइस जो है वो बढ़ भी सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है और प्राइस घट भी सकता है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो रियल इनकम कम हो जाएगी। हमें पता है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो रियल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो रियल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि रियल इनकम कम होने का मतलब क्या है, परचेज लेस, हम कम परचेज कर पाएंगे, परचेज लेस, और यहाँ पे हम रियल इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, परचेज मोर, ठीक है। तो अपना हम इस चैप्टर का अब हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इसकी एक्सेप्शन यानी अपवाद, ठीक है। तो एक्सेप्शन के अंदर क्या है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनका अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड भी कम हो जाती है, और प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। आखिर अब होता कैसे देखो जो गिवन गुड्स होते हैं बहुत सस्ते, जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते गुड्स होते हैं, ये वो होते हैं अगर इनका प्राइस और कम हो जाता है, क्योंकि पहले से इनका प्राइस बहुत कम होता है, लेकिन जब इनका प्राइस और कम हो जाता है तो कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि इसकी क्वालिटी अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेने लायक नहीं है। इसीलिए जो गिवन गुड्स होते हैं जब उनका प्राइस कम होता है तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। और जब इनका प्राइस बढ़ता है तो उन्हें लगता है कुछ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई होगी, और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम इसे करते हैं, गिवन गुड्स क्या होते हैं, ये स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स, क्या स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, और प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो हम अगला करते हैं, अगला क्या है, स्टेटस सिंबल गुड। देखो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो स्टेटस को शो करते हैं, मीन्स आप में रिचेस कितनी ज़्यादा रिच हो आप, ठीक है। तो कुछ लोग अपनी रिचेस को दिखाने के लिए क्या करते हैं, बहुत डायमंड खरीदते हैं, एंटिक पेंटिंग्स वगैरह आती हैं वो खरीदते हैं, डायमंड गोल्ड उनके पास बहुत सारा होता है। तो रिचेस को शो करने का एक मीडियम होता है, राइट। तो इनके अंदर क्या होता है, जब प्राइस ज़्यादा होता है, क्या देखो अगर डायमंड का प्राइस बहुत कम हो जाए, अगर हर किसी के पास है तो ये स्टेटस सिंबल को शो ही नहीं करेगी, तो लोग खरीदेंगे क्यों, राइट। इसीलिए जब इनका प्राइस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। जो एंटीक पेंटिंग है अगर वो सब लोगों के पास ही हो जाएगी तो लोग क्यों खरीदेंगे। इसीलिए जब उसका प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, और जब उसका प्राइस ज़्यादा होता है तो बहुत ही कम लोग खरीद सकते हैं। उस टाइम पे कुछ लोग इससे अपने स्टेटस सिंबल को दिखाएंगे, इसीलिए प्राइस ज़्यादा होने पे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और प्राइस कम होने पे क्या होता है, डिमांड कम। इसलिए क्या हो गया, डायमंड है
गोल्ड है और एंटीक पेंटिंग, जो एंटीक्स होते हैं, राइट। अगला क्या है, फियर ऑफ शॉर्टेज, जो कि हमने अभी इस चीज़ को फेस किया है ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्या हो गया था, क्योंकि हमें ये लगने लगा था, लोगों को ये लगने लगा था कि आने वाले टाइम में अनाज ख़त्म हो जाएगा, अनाज की कमी पड़ जाएगी। तो लोगों ने करंट पीरियड में चाहे प्राइस बढ़ रहे हो, चाहे एग्जिस्टिंग जितने ही हैं, लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनाज खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब कंज्यूमर को फील होता है कि आने वाले फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की शॉर्टेज होने वाली है, तो करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, चाहे उस कमोडिटी का भले ही ज़्यादा प्राइस क्यों ना हो, उसकी वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करने लगता है। ठीक है, तो अगला क्या है हमारे पास, फैशन रिलेटेड गुड्स। इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई चीज़ फैशन में होती है, ट्रेंड में चलती है, तो उस टाइम पे भले ही उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। जब वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है, तो प्राइस कम होने के बाद भी उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, ऑफ लाइफ, इसके अंदर क्या आता है कि जो चीज़ें हमारे लाइफ के लिए नीड होती हैं, जैसे आटा चावल, जो मेडिसिन्स वगैरह हैं, ये सब, ये हमारे लाइफ की बेसिक नीड है। ठीक है, भले ही इनका प्राइस बढ़ता है, फिर भी इनकी डिमांड उतनी ही रहती है, क्योंकि हमारे लाइफ की क्या है, बेसिक नीड है। ठीक है, अगला क्या होता है, चेंज इन वेदर। देखा होगा जब वेदर चेंज होता है, ठीक है, जैसे समर आया, समर में एसी का प्राइस बढ़ जाता है, उसके बाद में समर में ही उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अब जिस टाइम बारिश होती है, उस टाइम अम्ब्रेला का प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन उसी टाइम भी अम्ब्रेला का डिमांड भी उस टाइम पे ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो ये सारे रीज़न, ये क्या है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, मीन्स जहाँ जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बन जाएगा हमारा, अपवर्ड स्लोपिंग। जहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन पाया जाएगा, वहाँ डायग्राम कैसा बनता है, क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्या है हमारा, प्राइस, और ये क्या है, डिमांड का ऐसा, प्राइस ज़्यादा होने पे क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया एक्सेप्शन। और आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।